हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 11th की पॉलिटिकल साइंस और उसका चैप्टर 2 फ्रीडम के बारे में। देखिए, फ्रीडम की अलग अलग डेफिनेशन होती है। लास्ट क्लास में हमने इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था, जिसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होती हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको दो केस स्टडीज बताना चाहती हूँ, एक म्यांमार की और एक साउथ अफ्रीका की। ह्यूमन हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो उसमें अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स, प्रूफ, लोग, कम्युनिटीज मिलेंगे जिनको डोमिनेट किया गया, स्लेवरी के अंदर रखा गया, एक्सप्लॉइट किया गया पावरफुल प्लेयर्स ने। बट उससे हमें एक इंस्पायरिंग स्टोरी भी मिलती है सीखने को कि कुछ ऐसे हीरोज भी पैदा हुए जिन्होंने इस डोमिनेशन के अगेंस्ट आवाज उठाई, क्योंकि वो फ्रीडम एक्सपीरियंस करना चाहते थे। उसके लिए वो सेक्रीफाइस भी देने के लिए तैयार थे, मरने के लिए भी तैयार थे। तो इस चीज को, जिसमें हम ये देखते हैं कि लोगों की इच्छा है, डिजायर है कि उनकी लाइफ को, उनकी डेस्टिनी को कंट्रोल ना किया जाए, उन्हें फ्रीडम दी जाए। ना केवल फ्रीडम कि उनके ऊपर कोई रूल नहीं कर रहा इस तरीके से कि उनकी लिबर्टीज कर्ब की जा रही है, बल्कि फ्रीडम इस तरीके की भी कि वो जैसे चाहे अपनी लाइफ के साथ जी सके, जो अपने लिए प्लान करना चाहे वो कर सके। मतलब चॉइसेस, एक्टिविटीज, प्लानिंग करने में अपने बारे में वो फ्री हो। सो फ्रीडम की दो इंटरप्रिटेशंस हम पढ़ेंगे कि लोग कितना वैल्यू करते हैं अपनी इंडिपेंडेंस को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना, अपनी जनरेशन, अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना। एक फ्रीडम का हिस्सा जो हमने पढ़ा है वो ये कि बाहर से कोई हमें डोमिनेट नहीं कर रहा, हम अपनी टेरिटरी में फ्री हैं। और दूसरा ये, ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें हम ग्रो कर सकें। जैसे आप देखेंगे कुछ बार पेरेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा डंडा करके रखते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो अपना अच्छा पोटेंशियल दे ही नहीं पाते। या आप एग्जाम में बैठे हो, लेट्स टेक दैट केस, एग्जाम में बैठे बैठे आपको डर लगता है कि अरे ये नहीं आता, वो जो फियर है वो आपको जकड़ के रखता है, जिसकी वजह से आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे नहीं सकते। तो क्या मैं कह सकती हूँ कहीं ना कहीं फ्रीडम का आपके ऊपर भी इम्प्लीकेशन है, क्योंकि आप फ्री नहीं है कि अरे अच्छा हुआ तो भी एक्सेप्टेबल है, बुरा हुआ तो भी एक्सेप्टेबल है। आपके ऊपर सोसाइटी ने इतने नॉर्म सेट किए हुए हैं कि यहां तक आना ही आना, इस पोजीशन तक, अदरवाइज यू विल बी डिक्लेयर एज अ बैड स्टूडेंट। तो वो चीजें आपको टॉर्चर करती हैं, एक्सटर्नल और साथ के साथ ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट ना होना जिसमें आप ग्रो कर सके। तो हमने ये देखा है कि लोगों की अपनी अपनी एम्बिशंस होती हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, और इन सबको चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सोसाइटी में डेफिनेटली कुछ रूल्स या रेगुलेशंस का होना जरूरी है, कुछ लिमिटेशंस का, कुछ कंस्ट्रेंट्स का होना जरूरी है। जैसे हमारी लाइफ में पेरेंट्स हमें फ्रीडम देते हैं कि हम अपना ओपिनियन रख सकें, बट दैट डजंट इंक्लूड कि कोई आया तो आप उसकी बेइज्जती कर दो। दैट्स नॉट फ्रीडम, राइट? हम किसी को इनसिक्योर नहीं फील करवा सकते, हम किसी को ऐसी कंडीशन में नहीं रख सकते कि उनकी ग्रोथ ना हो पाए। मतलब यू डोंट इवन ट्रीट योर सर्वेंट्स लाइक दैट, जो आपके घर पे काम करते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी में यही डिस्कशन होती है कि जो फ्रीडम है वो फोकस ये करता है कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स लेकर आना जो डिस्टिंग्विश कर सके कि सोशली क्या जरूरी है, कंस्ट्रेंट्स लेकर आने, क्या रिस्ट्रिक्शंस लेकर आने जरूरी हैं, और कौन से कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी लगाए, और कौन से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लॉ लगाए आपके ऊपर, आपकी फ्रीडम के ऊपर। ये जो लिमिटेशंस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस है फ्रीडम के ऊपर, इसके ऊपर बहुत डिबेट होती है कि किस तरीके का उसके बाद हमारे पास सोसाइटी में स्ट्रक्चर होगा अगर लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले हम समझेंगे फ्रीडम, आजादी की इंपॉर्टेंस, ना केवल एक इंडिविजुअल के लिए बल्कि सोसाइटी के लिए। दूसरा, हम समझेंगे फ्रीडम की पॉजिटिव डायमेंशन और नेगेटिव डायमेंशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा, हम ये समझेंगे कि जो हार्म प्रिंसिपल है वो आखिरकार क्या है और वो फ्रीडम में क्या रोल प्ले करता है। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है द आइडियल ऑफ फ्रीडम, मतलब फ्रीडम की सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले 1 मिनट के लिए रुकते हैं और एक बार हम पढ़ते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में, जो 20th सेंचुरी का मतलब 1901 से लेके 1999 तक का जो पीरियड है, उसमें एक ग्रेट पर्सनालिटी ने जन्म लिया जिनका नाम था नेल्सन मंडेला, और उन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम।
ये बुक आपने जरूर इसके बारे में कुछ पार्ट पढ़ा होगा, उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में, ग्रेड 10th की लिटरेचर में। इसमें वो ये बताते हैं कि उनके जो लोग थे, साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, वो किस तरीके से जूझ रहे थे अपार्थीड से। अपार्थीड का मतलब डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो रेस के बेसिस पे की जाती है, वहां के लोगों के साथ किया गया था। व्हाइट्स और नॉन व्हाइट्स को अलग अलग रखा गया था, सेग्रीगेशन पॉलिसी लगाई गई थी, उनको ह्यूमिलेट किया जाता था कि तुम्हारी जगह ये है। हार्डशिप, रुकावटें थी, ब्रूटल पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से वहां के जो लोग थे, ब्लैक्स थे, वो बहुत सफर कर रहे थे, टॉर्चर से निकल रहे थे। तो ये जो उनकी सोसाइटी थी वो बिल्कुल अलग थी जो व्हाइट्स की सोसाइटी होनी चाहिए। मतलब उनके पास फ्रीडम नहीं थी किसी तरीके की कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं, किससे शादी करना चाहते हैं, अपने ही देश में कहाँ मूव करना चाहते हैं उसका भी फ्रीडम नहीं था। तो मतलब ये कि एक ऐसी बॉडी बनाई गई, आप ये ले लीजिए, ब्रिटिशर्स ने या जो बाहर से रूल कर रहे थे कॉलोनियल लोगों ने, ऐसी बॉडी बनाई जिसकी वजह से वो कंस्ट्रेंट्स इम्पोज कर रहे थे अपार्थीड के, जो डिस्क्रिमिनेटरी थे। मतलब रेस के बेसिस पे एक पॉलिसी सेट कर दी कि तुम यहां बिलोंग करते हो। अनजस्ट हो रहा था, स्ट्रगल हो रहा था, लेकिन जो साउथ अफ्रीका के हीरोज थे उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई। उन्होंने ये बोला कि ये जो स्ट्रगल्स हैं, ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो रुकावटें तुम लोग पैदा कर रहे हो हम लोगों के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर लोगों की, ना केवल ब्लैक्स की फ्रीडम के ऊपर बल्कि अपने लोगों के ऊपर या कलर्ड लोगों के ऊपर जो किसी और देश से आए थे लेकिन वो वाइट नहीं थे, तो उसके बारे में किस तरीके की स्ट्रगल थी उसके बारे में जिक्र किया है नेल्सन मंडेला ने अपनी बुक के अंदर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यू नो व्हाट, अगर फ्रीडम की बात की जाए तो नेल्सन मंडेला ने फ्रीडम को हासिल करने के लिए अपनी फ्रीडम की कुर्बानी दे दी। 28 इयर्स के लिए, 28 इयर्स गाइस, अपनी लाइफ को जेल में बिताया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अकेले सेल के अंदर, जहां पे वो पोम्स लिखते थे। उनको एक टाइम पे जो प्रिजन के गार्ड थे उसमें थोड़ी सी 1 सेकंड के लिए इंसानियत दिखाई दी, लेकिन फिर वो गायब। तो उन्होंने अपनी जवानी वॉलंटरीली, अपने सारे खुशी, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपनी फेवरेट गेम्स को त्याग दिया। उनको बाय द वे बॉक्सिंग पसंद था, उनको जो पसंद था वो उनको पहनने को नहीं मिला, म्यूजिक नहीं सुन पाते थे, फेस्टिवल्स नहीं एंजॉय कर सकते थे अपनी फैमिली के साथ। इमेजिन करिए आपको 28 इयर्स के लिए लॉक कर दिया जाए क्योंकि आप अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहे हो कि उनको फ्रीडम दी जाए। उन्होंने कैंपेन किया फ्रीडम के लिए अपने लोगों की, और इसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी से एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड खो दिया, गवा दिया, अपनी फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। यही केस था जो गांधी जी ने नॉन वायलेंस के लिए बोला था, लोगों को इंस्पायर किया था कि ब्रिटिशर्स को ना वायलेंस करके नहीं बाहर भगा सकते, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह के सोर्सेस से आप उनको बाहर भेज सकते हो। और इसी से इंस्पायर हुई हमारी म्यांमार, या आप कह सकते हैं बर्मा की जो लीडर थी, जिनको हाउस अरेस्ट किया गया था, उनका नाम था ऑंग सैंग स्यू की। इनको इनके बच्चों से अलग कर दिया गया, हस्बैंड जो मर रहे थे कैंसर की वजह से, ये वहां पर इंग्लैंड में उनको मिलने नहीं जा पाई क्योंकि इनको ये लगा कि अगर मैं म्यांमार से निकल गई इंग्लैंड के लिए तो ये लोग मुझे दोबारा वापस नहीं आने देंगे। तो अपनी फैमिली को, अपने परिवार को इन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने लोगों की फ्रीडम के लिए। वो कनेक्ट एस्टैब्लिश कर पा रहे थे, अपनी फ्रीडम की जो तुलना थी वो अपने लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे थे कि कितनी जरूरी है उनके लिए। उनकी बुक है जिसमें एसेज हैं, फ्रीडम फ्रॉम फियर। वो ये बोलती है कि मेरे लिए असली फ्रीडम जो है वो फ्रीडम है फियर से, डर से। मतलब आप ऐसी जिंदगी जिए जिसमें आपको डरना ना पड़े किसी चीज के लिए, किसी चीज का भय ना हो, तभी आप डिग्निफाइड, इज्जतदार जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप ये सोचते रहेंगे अरे ये नहीं हो नहीं पाएगा, ये करने नहीं देंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा, तो यू कांट हैव अ डिग्निफाइड लाइफ ऑल्सो। तो उनके थॉट्स, उनके विचार ऐसे थे कि वो चाहते थे उनके वर्ड्स के जरिए लोग समझ सके कि उनको फ्रीडम की क्या अहमियत है।
वो ये कहती थी कि हमें डरना नहीं चाहिए अपने लोगों के ओपिनियन से, हमें डरना नहीं चाहिए एटीट्यूड क्या होगा हमारी अथॉरिटी का हमारे ऊपर, क्या रिएक्शन होगा हमारी कम्युनिटी का अगर हम वो करें जो हम करना चाहते हैं, लोग हमारा मजाक कैसे उड़ाएंगे अगर हम अपने दिमाग में जो चल रहा है वो बोलेंगे। वो कहती है ऐसा फियर नहीं करना चाहिए इस सब से। तो आप ऐसा डर देखते होंगे आम लाइफ में, लेकिन ओंग सैंग स्यू शी ये बोलती थी कि डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ तभी हो सकती है जब आप इस फियर पे ओवरकम कर ले, इसको काबू में कर ले। तो ये जो दो लोग हैं, दो पर्सनालिटीज हैं, इनसे हम ये सीखते हैं कि ये खड़े हुए थे फ्रीडम के लिए, ना केवल अपनी फ्रीडम के लिए बल्कि इन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने लोगों की फ्रीडम के लिए। तो इससे ये सीखने को भी मिलता है कि नेशनल स्ट्रगल में लोगों ने अपनी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज की ताकि लोगों को, देश को आजाद किया जा सके। एशिया में भी स्ट्रगल चली, अफ्रीका में भी स्ट्रगल चली, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, फ्रेंच लोगों के अगेंस्ट, पोर्चुगीज के अगेंस्ट कि ये यहां से जाएं। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली फ्रीडम का मतलब क्या है। क्या फ्रीडम का मतलब है कि आपके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट्स ना हो, कोई रुकावट ना हो? क्या वो फ्रीडम है? क्या फ्रीडम सिर्फ इतना है कि एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स नहीं है? ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, एक अंडा हैच कर रहा है, उसको हैच करने दिया जाए और बाहर से कोई आके उसको खत्म ना करे, तोड़े ना, क्या सिर्फ वो फ्रीडम है? वही डेफिनेशन है कि एक इंसान बाहर से टॉर्चर नहीं हो पा रहा, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पा रहा है, एक्ट कर पा रहा है जैसे चाहे। मतलब एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, क्या ये सिर्फ एक डायमेंशन है कि जो अंडा है वो टूट गया और अंदर से चिक जो है वो हैच कर गया, बस इतना? उसी की टेरिटरी में वो घूमे, अपने डिसीजन ले सके? मुझे ये लगता है कि उस चिक को, छोटी मुर्गी को बड़े साइज में आने के लिए भी फ्रीडम चाहिए होगी कि वो जो चाहे खा सके, जहां चाहे घूम सके, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सके, अपने बलबूते पे डेवलप कर सके, अपना पोटेंशियल पूरा यूज कर सके, है कि नहीं? एक फ्रीडम का एस्पेक्ट ये है कि बाहर से कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपकी पर्सनालिटी ग्रो करे, उसके लिए आपको नेसेसरी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो दूसरा एस्पेक्ट फ्रीडम का ये है कि हम सेंस कर पाए ऐसी कंडीशन को जिसकी वजह से हम डेवलप कर सके अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो दो, आपको दोबारा से मैं फ्रीडम के एस्पेक्ट्स बता रही हूं, एक एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स और दूसरा ऐसी कंडीशंस का मौजूद होना जिसकी वजह से इंसान अपना टैलेंट बाहर लेकर आ सके। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तभी हो सकता है, बंदा अपना पोटेंशियल तभी बाहर लेकर आ सकता है जब एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए सोसाइटी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा। कोई भी इंडिविजुअल जो सोसाइटी में रह रहा है उसको ऐसा नहीं है कि आजादी है कि जो भी मन करे वो कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा जो सोसाइटी ने उसके ऊपर लगाई है। एक इंडिविजुअल का जो रिलेशनशिप है वो सोसाइटी के साथ है, ग्रुप ऑफ लोगों के साथ है, कंट्री के साथ है, कम्युनिटी के साथ है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये हार्म ना हो, इसके ऊपर कोई असर ना आए, उसकी वजह से फ्रीडम के ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। हमें पहले ये रिलेशनशिप एग्जामिन करना पड़ेगा। जैसे आपका, आपकी टीचर और पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है फ्रीडम का वो अलग अलग है, जो दोस्तों के साथ है रिलेशनशिप फ्रीडम का वो अलग अलग है। मतलब हर केस में आप स्टडी करके फिर ही रिस्पॉन्ड करते हो ना। तो इसीलिए हमें सोसाइटी के फीचर्स को एग्जामिन करना पड़ेगा ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि इंडिविजुअल को किस तरीके की फ्रीडम दी जाए, वो कैसे एक्ट कर सके, कौन सी फ्रीडम्स उसके ऊपर लगती हैं। वो फीचर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, कौन सी लिमिटेशंस लगाई जाए, कौन सी ना लगाई जाए, कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, कौन सी ना लगाई जाए, कौन सी लिमिटेशंस नेसेसरी है, कौन सी अननेसेसरी है, ताकि ये जो रिलेशनशिप है ये हार्मनी में चलता रहे, बरकरार रहे। तो सो फार हम लोगों ने ये डिफाइन किया है कि फ्रीडम का मतलब एब्सेंस बाहर के कंस्ट्रेंट से, और एक आप कह सकते हैं ऐसा एनवायरनमेंट, एनेबलिंग एनवायरनमेंट जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डायमेंशन फ्रीडम की।
ये नेगेटिव डायमेंशन थी कि सोशल कंस्ट्रेंट्स नहीं है आपके ऊपर, बाहर से कोई अटैक नहीं कर रहा। लेकिन पॉजिटिव डायमेंशन जो है फ्रीडम की वो ये है कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशन अपनी आइडेंटिटी अपने तरीके से लिख सके, जैसे वो चाहे वो बाहर आ सके। अगर कोई आर्ट्स की फील्ड में, स्पोर्ट्स में, साइंस में, म्यूजिक में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो फ्री सोसाइटी ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करे कि वो इंडिविजुअल उस टैलेंट को परस्यू कर सके। तो फ्रीडम बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि ये अलाउ करता है हमें हमारी चॉइसेस बनाने के लिए और हमारी जजमेंट एक्सरसाइज करने के लिए कि जो हम कर रहे हैं क्या वो ठीक है, पर साथ में ही इसके ऊपर थोड़ी लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है स्वराज का। स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में आया था। स्वराज 2 वर्ड से बनता है, स्व सेल्फ, राज रूल। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, रूल ऑफ द सेल्फ, अपनी देश पे अपना रूल, रूल ओवर सेल्फ, अपने ऊपर गवर्नमेंट्स कैसी होनी चाहिए, अपना रूल अपने ऊपर। तो स्वराज का अगर कॉन्टेक्स्ट या मतलब समझे फ्रीडम स्ट्रगल में, तो इसका मतलब ये है कि फ्रीडम होनी चाहिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली, और एक सोशली जो कलेक्टिव डिसीजन है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो जो स्वराज है वो फ्रीडम मूवमेंट में तिलक ने भी बोला था कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, हासिल करके रहूंगा, मेरे से छीन नहीं सकते आप। और दूसरी अंडरस्टैंडिंग स्वराज की है, आप कह सकते हैं रूल ओवर द सेल्फ, जो महात्मा गांधी ने हाईलाइट किया था अपनी बुक के अंदर, हिंद स्वराज के अंदर, जिसमें वो ये बोलते हैं स्वराज का मतलब सिर्फ फ्रीडम नहीं है, स्वराज का मतलब है आप किसी तरीके से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खड़े हैं, आप सेल्फ रियलाइज कर सकते हैं कि अरे यहाँ पे हमें डीह्यूमनाइज किया जा रहा है, यहाँ पे हमें ठीक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो स्वराज सिर्फ आजादी नहीं है, इसका मतलब है लिबरेशन, आजादी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। आपका जो रिलेशन है कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ, वो जरूरी है बनना, और वो तभी आ सकता है जब आप असल में स्वराज का मतलब समझोगे। तो गांधी जी ने स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया था हिंद स्वराज में अपनी बुक में इन 1909। तो ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारी फ्रीडम के ऊपर कंस्ट्रेन करने वाले, उनकी जरूरत क्या है, और आगे के प्रिंसिपल्स जो हार्म प्रिंसिपल है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।